जब हमें पता चल जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करना हलाल है, तो फिर ये समझ नहीं आती है कि अगर हलाल है तो फिर ये शरिया कंप्लाइंट क्राइटेरिया क्या है, क्यों इस चीज़ को एम्फसाइज किया जाता है कि शरिया कंप्लाइंट शेयर को पकड़ा जाए। लेकिन वैसे टू बी ऑनेस्ट आपको एक सीधी सी चीज़ क्लियर कर दूं, दुनिया में कोई ऐसा स्टॉक नहीं होता जो लिस्टेड कंपनीज के ऊपर है जो 100% शरिया कंप्लाइंट हो। पॉसिबिलिटी है 1% या 2% ऐसे शेयर हों जो 100% शरिया पेस्ट हों, यानी जीरो इंटरेस्ट और जीरो एनीथिंग जो कि इस्लाम के अगेंस्ट जाए। लेकिन क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस है तकरीबन 1602 से चला आ रहा है, बल्कि इससे पीछे भी कहा जाता है कि सबसे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी है जिन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग का काम स्टार्ट किया। अब इमेजिन करें 500 साल हो चुके हैं इस स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन मुसलमानों की इसमें इतनी ज़्यादा इनपुट नहीं थी क्योंकि वो इसी चीज़ से डरते थे पता नहीं ये हलाल भी है कि नहीं है। इस वजह से मुसलमान इन्वेस्टर इससे हट के रहता था, दूर रहता था, और एक बहुत ही पोटेंशियल मार्केट मुसलमान इन्वेस्टर मिस कर रहा था। इस चीज़ को फिर फर्दर डिस्कस करने के लिए कि इसके अंदर से कोई राह निकाली जाए, देखा जाए कि मुसलमान क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो कुछ उलमा मिलकर बैठे जिनमें से 3 जो आलिम इकराम है उनके नाम सरे फहरिस्त हैं। उनमें से पहले नंबर पर आते हैं मोहम्मद तकी उस्मानी जो कि पाकिस्तान से हैं। यस, ही हैज़ अ रोल इन मेकिंग दिस शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रोफेसर साले टग, ये तुर्की के हैं और इन्होंने भी इसके अंदर काम किया था। और तीसरे नंबर पर आते हैं शेख मोहम्मद अल तैयब अल नज्जार, ये इजिप्ट के स्कॉलर हैं। तो इन तीनों ने मिलकर 1987 में ये डिसाइड किया था कि कोई ऐसा हम क्राइटेरिया बनाएं जिसकी बिहाफ के ऊपर मुसलमानों को आसानी हो स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्ट करने की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सारी दुनिया इस टाइम सूदी निज़ाम पे चल रही है, और जो सूदी निज़ाम है जो कि बैंकिंग का सिस्टम है, इससे जान छुड़ाना इतना मुश्किल हो चुका हुआ है कि अब कंपनीज को कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव चाहिए फंडिंग के लिए, ताकि अगर उन्होंने इस बैंक से जान छुड़ानी है तो कोई सोर्स तो होना चाहिए जहां से उनको पैसे आए ताकि वो इन्वेस्ट कर सकें, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। और स्टॉक एक्सचेंज वाहिद ऐसा जरिया है जिसके अंदर वो इजीली इन्वेस्टर से कह सकते हैं कि हमें पैसे दो, हम इन्वेस्ट करें, और उसके बिहाफ पे जो प्रॉफिट जनरेट हो हम आपको उसके अंदर शेयर्स दें। लेकिन इस सिनारियो के अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर हर कंपनी ही मांगने चली जाएगी इन्वेस्टर से, जरूरी तो नहीं इन्वेस्टर उसे पैसे भी दें, तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छी रिप्यूटेबल कंपनी होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड होना चाहिए और जिसका शेयर्स की एक स्टैंडिंग होनी चाहिए, जिसकी वजह से लोग जो इन्वेस्टर उसको पैसे दें। बैंक के पास हो जाते हैं, उनको आसानी से मिल जाते हैं पैसे, लेकिन जो शेयर होल्डर है उससे मिलना थोड़ा मुश्किल होते हैं। लेकिन फिर भी जब वहां से वो पैसे लेते हैं तो उनको ज्यादा फायदा होता है एज कंपेयर टू बैंक्स। तो एज अ मुस्लिम हम लोगों को भी स्टॉक ट्रेडिंग में जो कंपनीज होती हैं उनको बेसिकली प्रमोट करना चाहिए, उनको हेल्प आउट करना चाहिए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता इस बैंकिंग के सूदी निजाम से निकले। बेसिकली इक्विटी मार्केट है, यही एक सोल्यूशन है इस करंट दुनिया में कि हम सूदी निजाम को खत्म कर सकें। और ये मोहम्मद तकी उस्मानी साहब के बारे में भी एक चीज आपको बता दूं, ये इस टाइम पाकिस्तान के मीज़ान बैंक के जो शरिया एडवाइजरी बोर्ड है उसके चेयरमैन है। और सिर्फ यही नहीं, इनके बहुत ही ज़्यादा एजाज़ात हैं। अगर आप इनकी खिदमात देखें इस्लामिक शरिया काउंसिल के अंदर या शरिया एडवाइजरी के अंदर, आपको नजर आएगा इन्होंने कितनी ज़्यादा अवार्ड भी हासिल किया और कितनी जगहों पे इन्होंने काम भी किया हुआ है, जिसकी वजह से इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और मैं इनको सल्यूट करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा और एक अपना थिंकिंग बनाई, एक जिसे कह सकते हैं इनोवेशन या क्रिएटिविटी लेके आए ताकि लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकें। और फ्यूचर पर्सपेक्टिव से फ्यूचर में जाके लोग आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाए और स्टॉक मार्केट का जो पोटेंशियल है इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंपनीज को पैसे देना शुरू कर देंगे। तो कंपनीज भी अगर अपने आप को इस इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग सिस्टम से निकालना शुरू कर देंगी तो अल्टीमेटली आपका फ़ायदा है, और जाहिर सी बात है ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे पूरा भी उतरती है बात। मलेशिया ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था, मलेशिया को आइडिया हो गया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग ही सोल्यूशन है, तो उन लोगों ने इनके शरिया स्क्रीनिंग जो क्राइटेरिया है स्टॉक्स का, इसको लिया और मलेशिया में इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट की। और 1996 में उन्होंने एक शरिया एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई जिसकी बिहाफ के ऊपर वो अब अपने मुल्क में मलेशिया में उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग को प्रमोट किया। काफ़ी जगह पे अब इस्लामिक बैंकिंग आ चुकी है और यही उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर स्क्रीनिंग क्राइटेरिया होता है कि हम इसके थ्रू वो अपने स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं कि कौन सा शरिया कंप्लायंट है और कौन सा नहीं है। और ये क्राइटेरिया थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ मिडिल ईस्ट में भी यूज़ किया जाता है। और तो और एक और मैं आपको चीज़ बताऊं, S&P 500 की भी शरिया
कंप्लाइंट शेयर्स मौजूद हैं और उसकी एक अलग से लिस्टिंग है, आप उसको भी देख सकते हैं। डाउ जोन्स का भी है, जो अमेरिका की डाउ जोन्स है वो भी इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट शेयर्स उनके मौजूद हैं। इसके अलावा फटसी जो है FTSE, उसके भी शरिया कंप्लाइंट शेयर्स मौजूद हैं। ये चीज़ इतनी ग्रो करी है शरिया कंप्लाइंट की कि सारी दुनिया इसको एक एक करके अडॉप्ट करिए, क्योंकि मुसलमान इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा है। तो अगर वो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा तो जाहिर सी बात है फिर वो और प्रमोट होगा, तो ज़्यादा कंपनीज ये सोचेंगी हम भी शरिया कंप्लाइंट क्राइटेरिया को फॉलो करें, ताकि हम इस वाले मेथड इसमें आए शरिया के कंप्लाइंट शेयरों में, ताकि मुसलमान जो है हम पे इन्वेस्ट करें और हम इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन सकें। क्योंकि मुसलमानों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टमेंट्स की नहीं होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर जगह पे सूद आ जाए, क्योंकि हर जगह पे आपको अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और वो सूद वाले पैसे आपको बेड़ा गर्क करते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी कि क्यों ये ज़रूरत थी कि मुसलमानों के लिए एक शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया बनाया जाए, ताकि मुसलमान स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि ये इंटरेस्ट को डिग्रेड करता है और ये इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। तो अब सीधा चलते हैं शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के ऊपर। तो शरिया स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है क्या? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 6 स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज हैं। अगर कोई कंपनी इनको फॉलो करती है तो फिर वो शरिया कंप्लायंट शेयर कहलाता है और उसको कराची मीज़ान इंडेक्स में ऐड किया जाता है। तो जो पहला क्राइटेरिया वो है बिजनेस ऑफ द इन्वेस्टी कंपनी, यानी जो कंपनी काम कर रही है उसका एक्चुअल बिजनेस है क्या। अगर उसका एक्चुअल बिजनेस इंटरेस्ट बेस है, जैसे कन्वेंशनल बैंक्स हैं या लीजिंग कंपनीज हैं या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और इसके अलावा या वो अल्कोहल बेस्ड है उसका मेन बिजनेस, और इसके अलावा वो पोर्क बनाते हैं, खाना पोर्क यानी हराम किस्म का खाना वो बनाते हैं, या ऐसा है कि उनके बिजनेस की जो मेन एक्टिविटीज है वो सारी की सारी या नॉन शरिया कंप्लाइंट है। वैसे आपस की बात है, कई इसको वेपन्स को भी इसमें ऐड करते हैं कि वेपन्स बनाने को भी ऐसा लेते हैं, और मीडिया की इंडस्ट्री को भी ऐड किया जाता है, क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट है, उसमें पोर्नोग्राफी भी आ सकती है, इस तरह की चीज। लेकिन वो मीडिया, पहले मीडिया का भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। वो मीडिया जैसे कोई इस्लामिक चैनल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो उसको शरिया में ना ऐड किया जाए। तो इस चीज़ का आपको जहन में रखना है कि आपको शरिया क्राइटेरिया देखते हुए देखना है कि उसका मेन बिजनेस क्या है। तो जब मेन बिजनेस आपने देख लेते हैं तो उसके बाद आपको पता चलता है ये जो इंटरेस्ट है, जिसको हम कह रहे हैं कि बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट के ऊपर चलते हैं, इसलिए वो शरिया बेस्ड नहीं है। तो क्वेश्चन ये जहन में आता है, लेकिन सारी कंपनीज जो हैं वो तो बैंक से लोन लेती हैं, तो वो कैसे फिर शरिया बेस्ड आ गई, क्योंकि वो तो वही, उन्हीं को इंटरेस्ट वही तो पे कर रही हैं। तो यहीं आके मुसलमान ये जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि क्योंकि जो दूसरे बिजनेसेस हैं, जैसे ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, जैसे आपका हेल्थ का सेक्टर है, जैसे आपका टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, सीमेंट का सेक्टर है, ये वो सेक्टर्स हैं जो जिनका कोर बिजनेस जो है इनका अपना इंडिविजुअल आइटम है जो ये बना रहे हैं। ये इनका कोर बिजनेस तो इंटरेस्ट है ही नहीं, ये इंटरेस्ट के थ्रू तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे या इंटरेस्ट इतना नहीं दे रहे, क्योंकि इनका मेन बिजनेस कुछ और है। तो इस वजह से उन्होंने फिर फर्दर स्क्रीनिंग के लिए जो क्राइटेरियाज बनाए वो हम आगे लेके चलते हैं। पहला आपको मैंने बता दिया, बाकी 5 रह गए। जो 5 हैं वो इसके इन एस्पेक्ट्स को देखते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या चीज़ कितनी रेशियो से होगी को, तो वो शरिया कंप्लाइंट कहलाएगा। दूसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया आता है कि इंटरेस्ट बेयरिंग डेप्थ टू टोटल एसेट्स शुड बी लेस देन 37%, जिसका मतलब यह है एक कंपनी ने अगर उसने डेट लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, और वो स्पेशली वो लोन जो कि बेसिकली उसने लिया हुआ है इंटरेस्ट वाला लोन, ठीक है। अब लोन की किस्में हो सकती हैं, किसी हो सकता है किसी ने किसी से लोन लिया हो और वो आपका शरिया कंप्लायंट लोन हो, ठीक है। उस लोन को हम कंसीडर नहीं करें, हम सिर्फ उस लोन को कंसीडर करेंगे जिसके अंदर इंटरेस्ट होगा। तो वो जो इंटरेस्ट वाला जो लोन है वो लेस होना चाहिए टोटल एसेट से 37%। तो वो ऐसे है कि इसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, टोटल आपको लिखना है, डेप्ट्स लिखने हैं ऊपर, इंटरेस्ट बेरिंग नीचे लिखना है, टोटल एसेट्स उसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, जो आपकी परसेंटेज आएगी वो लेस देन 37% होनी चाहिए। यह है दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है कि नॉन कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट टू टोटल एसेट शुड बी लेस देन 33%। इसका मतलब यह है कि अगर हो सकता है उस कंपनी ने बैंक से लोन जो है वो लिया हुआ है, वो तो हमने समझ आ गई, लेकिन हो सकता है बैंक ने किसी नॉन कंप्लायंट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी की हो। ये भी तो हो सकता है कि बिजनेस उसका मेन कोर जो है वो ऑटोमोबाइल बनाना है, लेकिन साथ साथ वो लोगों को कर्जे भी दे रहा है वो बिजनेस, या साथ साथ वो किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि शरिया कंप्लायंट नहीं है। यहाँ पे आके मसला आ जाता है कि वो तो शरिया कंप्लायंट नहीं है। तो इस सिचुएशन में वो जो उसको पैसे आ रहे हैं, ठीक है, वो टू टोटल एसेट जो है वो लेस देन 33% होने चाहिए। अब चौथा क्राइटेरिया आता है। चौथा क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी उन्होंने परसेंटेज बहुत थोड़ी रखी हो। शरिया बेस्ड कंपनी को नॉन कंप्लायंट के अंदर अगर उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस के अंदर या किसी को इंटरेस्ट दिया, तो उससे जो पैसे उनको आ रहे हैं
वो टोटल रेवेन्यू के 5% से कम होने चाहिए, यानी मिनिमम 5% तक सिर्फ अगर वो कंपनी के किसी नॉन कंप्लाइंट सोर्सेज से अर्निंग रिसीव करिए वो 5% से कम होना चाहिए। अगर 5% से वो ऊपर गया तो यानी 95% बिजनेस उसका हलाल होना चाहिए और सिर्फ 5% बिजनेस में हराम होने के चांसेस होने चाहिए। अगर वो 5 से 6% हो जाएगा तो वो शरिया कंप्लाइंट शेयर नहीं कहलाएगा। 5वें नंबर पर आता है कि इलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट्स शुड बी लेस देन 25%। इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो अपने एसेट्स हैं इलिक्विड, जिनको आप इतनी जल्दी लिक्विडिफाई नहीं कर सकते, और जैसे मसलन आपका प्लांट है, आपका जो अपना बिजनेस के जो प्रेमिसेस हैं, या आपने फैक्ट्री जो आपने ली हुई है, जो भी एसेट्स हैं जो कि एक फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, या ऐसे एसेट्स जो आसानी से ना बेचे जा सकें विद इन 1 ईयर, तो उनको इलिक्विड एसेट्स कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जो रेशियो इलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट लेस देन 25% हो। इस कहानी को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ऐसा ना हो कि कोई जो बिजनेस है उसकी कोर जो है वो 25, उसके पास 25% से ज़्यादा जो है वो कैश पड़ा हुआ हो। तो अगर वो कैश रखेगा तो चांसेस हैं कि वो नॉन कंप्लाइंट होने के भी उसके चांसेस हो सकता है। वो इंटरेस्ट या कन्वेंशनल बैंकिंग का सेक्टर है, इसलिए उसके पास इतना ज़्यादा कैश पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ से बचने के लिए उन लोगों ने ये भी रेशियो बना दी कि इलिक्विड एसेट्स टू टोटल एसेट शुड बी मोर देन 25%। छठा क्राइटेरिया है मार्केट प्राइस पर शेयर शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन नेट लिक्विड एसेट्स पर शेयर। इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, नेट लिक्विड एसेट्स पर शेयर का एक उन्होंने अलग से फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। आपने ये फॉर्मूले को देख लेना अगर आपने आराम से बैठ के इसको समझना है। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर इसका कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास जो लिक्विड एसेट्स हैं, स्पेशली कैश है, या वो एसेट जो विद इन 1 ईयर इजीली आप उसको सेल कर सकते हैं, वो उसकी जो वैल्यू निकलती है पर शेयर, वो जो है ना मार्केट प्राइस की वैल्यू उससे हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, मार्केट प्राइस पर शेयर के। तो ये है जी इनका छठा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया, जिसके ऊपर ये डिसाइड किया जाता है कि ये शेयर जो है शरिया कंप्लाइंट है कि नहीं। अब जो ये 6 शरिया कंप्लाइंट क्राइटेरियाज हैं जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यूज़ करता है, और मीज़ान जो बैंक है वो बेसिकली इसको आगे इंप्लीमेंट भी करता है अपने शेयर्स के अंदर, या इस्लामिक बैंकिंग भी इसको इंप्लीमेंट करता है, या कोई भी शेयर अगर उसने कराची मीज़ान इंडेक्स में आना है, KMI ऑल में आना है या KMI 30 में आना है, उसको ये क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। और दुनिया के अंदर भी यही क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत परसेंटेज के ऊपर नीचे होने से। तो इसलिए आप अगर डाउ जोन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप S&P 500 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप FTSE में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या किसी और दुनिया के शरिया कंप्लाइंट शेयर में इन्वेस्ट करें, तो पहले उसका क्राइटेरिया पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि इसका क्राइटेरिया की परसेंटेज क्या है। और अगर आप उसे एग्री करते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करें, अगर नहीं करते हैं तो उसे पुल ऑफ हो जाए। इट्स इंटायरली अप टू यू। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कुछ टेक्निकल क्राइटेरिया भी हैं स्क्रीनिंग के, लेकिन वो कंपनीज़ के लिए हैं कि वो उनको स्क्रीन करते हैं कि मतलब डिफ़ॉल्टर तो नहीं है कंपनी, या कंपनी के अंदर कोई ऐसे इश्यूज़ तो नहीं है जिसकी वजह से इन्वेस्टर को मसला आ सके, तो उसको भी देखा जाता है। लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि आपको उसको जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपको इस शरिया कंप्लाइंट स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को जानना है। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ वही बताया जिसकी इन्फॉर्मेशन का आपको फ़ायदा है, क्योंकि जब लिस्ट शेयर हो जाएगा तो वो बेसिकली टेक्निकल सारे इंडिकेटर्स वो ऑलरेडी फॉलो कर चुका होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमारा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया शरिया का, इसकी काउंटिंग भी की जाती है, और इसकी काउंटिंग के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है जिसका नाम है AAOIFI। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चेक करती है कि जो शेयर्स हैं इसके शरिया कंप्लाइंट हैं कि नहीं हैं। तो आपने जो क्राइटेरिया सेट किया वो प्रॉपर्ली आप उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊँ। आपको ये चीज़ जाननी है कि जो हमारा शरिया काउंसिल है या शरिया एडवाइजरी बोर्ड है, वो आपको ये रिकमेंड करता है कि जो आप कराची मीज़ान इंडेक्स में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो आपको डिविडेंड आता है तो आपकी उसकी प्यूरिफिकेशन भी करनी है। प्यूरिफिकेशन का मतलब यह है उस डिविडेंड की कुछ परसेंटेज आपको चैरिटी करनी है, इस मद में कि भाई मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ, जो इंटरेस्ट या इसको नॉन कंप्लाइंट इसको पैसे आ रहे हैं, मैं इससे अपने आप को दूर रखता हूँ, तो इसलिए मुझे वो पैसे आपने चैरिटी कर देने। उसकी परसेंटेज भी आप अगर कराची मीज़ान इंडेक्स की वेबसाइट पे जाएंगे आपको मिल जाएगी कि कितनी परसेंट किस शेयर की है जो आपने डिविडेंड में से उसको बेसिकली प्यूरीफाई करना है। लेकिन इस्लामिकली एक वेबसाइट है वो ये कहती है कि आप सिर्फ डिविडेंड को करते हैं, आपने उसको प्यूरीफाई करना है, लेकिन आपने जो प्रॉफिट आप कमाते हैं पर शेयर के अंदर से, जिसे कैपिटल गेन भी आप कहते हैं, उसके अंदर आपको प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये इस्लामिकली कहती है वेबसाइट। उनका भी अपना एक शरिया बोर्ड है जो इसके ऊपर डिसाइड करते हैं। लेकिन आपने
इस चीज़ को फर्दर गो थ्रू कर लेना है कि आप अपने डेली की शेयर ट्रेडिंग के अंदर से भी प्यूरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आप बेसिकली वो भी कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जो एम्फसाइज है वो डिविडेंड के ऊपर है कि डिविडेंड की आपने प्यूरिफिकेशन करनी है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि आपने कंपनी को लेटर लिखना है जिस कंपनी के शेयर आप खरीद रहे हैं और उसको बताना है, अगर आप उसके एक शेयर होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप उसको एक लेटर लिख के कहें हम आपकी इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं कि आप इंटरेस्ट लेना छोड़ दें ताकि कंपनी आपकी इंटरेस्ट से बचे, और जो है आप अपनी उसके साथ उस इंटरेस्ट का जो पैरामीटर है उस बिज़नेस के अंदर उससे आपने अपने आप को दूर रखना है और उनको बताना है कि मैं इससे खुश नहीं हूँ। इमेजिन करो, इसका एक प्रॉब्लम ये है, अब हर बंदा ही लेटर भेजना शुरू कर देगा कंपनी को। एक कंपनी है उसके तकरीबन 1 लाख फ्री फ्लोट शेयर है, तो 1 लाख लेटर उस कंपनी के अंदर आएंगे, उस कंपनी का क्या बनेगा? सोचने वाली बात है ना। लेकिन जो शरिया कंप्लायंट शेयर के अंदर जो 5% से कम जो इनकम उसकी आ रही है, जो कि नॉन शरिया बेस्ड है, आपको अपने दिल में उसको बुरा जरूर जानना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको आइडिया हो ही गया कि शरिया कंप्लायंट बेसिकली क्राइटेरिया क्या है, और साथ साथ आप शरिया कंप्लायंट शेयर देखने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कराची मीज़ान इंडेक्स को देख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शेयर लिस्ट हुए हैं। और आपको एक और चीज़ बताऊँ, जो मीज़ान बैंक है वो हर साल इसको चेक किया जाता है इन शेयर्स को कि कोई ऐसा शेयर तो नहीं है जो कि हराम हो गया हो या इस दौरान शरिया कंप्लायंट ना रहा हो, या जिसकी परसेंटेज जो उन्होंने डिफाइन की हुई है उससे हट गई हो, तो उसको फिर उसमें से निकाल देते हैं और नए दूसरी कंपनी को बेसिकली उसमें शेयर में ऐड कर दिया जाता है, स्क्रिप्ट में ऐड कर दिया जाता है जो फॉलो कर रही होती है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां शरिया कंप्लायंट के अंदर आएँ। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, फ्यूचर में अगर ज़्यादा कंपनियां शरिया बेस्ड होना शुरू हो जाएंगी, बैंकिंग का सिस्टम इस्लामिक बैंकिंग होना शुरू हो जाएगा, तो ये परसेंटेजेस फर्दर रिवाइज की जाएंगी। मसलन इस टाइम 5% क्राइटेरिया कि हराम इनकम जो है एक शरिया कंप्लायंट जो कंपनी है वो कर सकती है 5% तक, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में 4 हो जाए, फिर 3 हो जाए, फिर 2 हो जाए। लेकिन ये कब होगा? जब इन्वेस्टर कंपनीज को बताएंगे कि आप बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा मसला यहीं पे हल हो जाता है, तो समझ लो तब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मुझे उम्मीद है आपको इस शरिया कंप्लायंट स्क्रीनिंग क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया उससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर मिला है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। एक वीडियो मैं इसके ऊपर भी आगे बनाने जा रहा हूँ कि डे ट्रेडिंग हलाल है या हराम है, और जो आपका मीज़ान बैंक है अगर आप उसके थ्रू स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं तो वो आपको डे ट्रेडिंग क्यों नहीं करने देता, और क्या डे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये सारे सवाल मैं एक अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बताऊंगा वीडियो और लंबी हो जाएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ नाइस डे।